हेलो एवरीवन। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, स्पेशली जब उसमें यूलिप का एंगल ऐड हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर आइए इसके पूरे टैक्सेशन को एंड टू एंड कवर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ना ब्रॉडली आपके तीन पार्ट्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओनली डिस्कसिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर क्विकली अगर मैं बताऊं तो आपके तीन चीज आ जाते हैं। देखो, एक है आपका टर्म प्लान। सर, टर्म प्लान क्या है? टर्म प्लान होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ डेथ पर मिलेगा। डेथ के अलावा मतलब मिस्टर एक्स ने अगर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उसके जो प्रोसीड्स है वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स के डेथ पर मिलते हैं। इसका प्रीमियम सबसे कम होता है यार, बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैसे वापस नहीं आएंगे। डेथ की जो अनफॉर्चुनेट इवेंट है अगर वो हो गई तो मिस्टर एक्स के जो भी नॉमिनीज है उनको पैसे मिल जाएंगे, वरना कुछ नहीं है। सर, फिर अपने लोगों का एक आ जाता है, राइट साइड में सबसे लिखूंगा यूलिप। सर, यूलिप क्या है? यूलिप के अंदर इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों का एंगल। इसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये मार्केट लिंक्ड होता है इसीलिए इसको यूनिट लिंक्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? सर, इसके अंदर आपने जो प्रीमियम भरा ना उसके दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं। एक तो आपका इंश्योरेंस की तरफ चला जाता है जिसके अंदर कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है तो नॉमिनीज को पैसे मिल जाएंगे, वरना अगर मानिए वो अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं भी होती है तब भी, बिकॉज आपका एक सर्टेन पैसा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था, प्रीमियम को हमने बाइफरकेट कर दिया था। तो सर, इन दोनों का जो भी एक सूटेबल सम जो रहता है, अगर मानिए 15 साल की पॉलिसी और 15 साल तक में डेथ नहीं होता है तो एक सर्टेन पैसे वापस भी आ जाते हैं, सम अश्योर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो वापस आ जाता है। सर, इन दोनों के बीच में होता है अपने लोगों का ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस, या फिर जिसे अब हम अपने आगे के डिस्कशन में सिर्फ जनरली एलआईपी करके एड्रेस करेंगे। सर, जनरल एलआईपी में क्या होता है? जनरल एलआईपी के अंदर कुछ नहीं है आपका। आपने मानो 10 साल तक पॉलिसी भरी 1-1 लाख रुपए की, लाइफ इंश्योरेंस कवर मानो है 2 करोड़ रुपए का। तो अगर इन 10 ईयर्स के अंदर डेथ की अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है तो पूरे 2 करोड़ मिल जाएंगे। इन 10 ईयर्स के अंदर अगर वो इवेंट नहीं होती है तो उस केस के अंदर आपको सम अश्योर्ड जो है वो वापस आ जाएगा। सम अश्योर्ड पॉलिसी के अंदर शुरू से दिया रहेगा। सर, यही डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर देखो शुरू में लिख दिया है आपका, तो आप इसे आराम से रीड कर सकते हो वीडियो पॉज करके। बट अब मैं सीधा टैक्सेशन पर आता हूँ। तीन टाइप की पॉलिसीज ना हमेशा याद रखिएगा एग्जेम्प्ट है। अच्छा, जो भी मैं आगे डिस्कशन करूंगा, वेन एवर आई यूज द वर्ड एल आई पी, इट इज इम्प्लाइड दैट यूलिप भी उसका पार्ट है, ठीक है। यूलिप इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली, वो एक अलग टाइप का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। सर, मैंने इस टेबल को इस हिसाब से डिवाइड किया है कि इसी टेबल के अंदर आपकी कंप्लीट टैक्सेशन जो है वो कवर हो गई है। सिर्फ इस टेबल में यहां से लेकर के यहां तक में कंप्लीट टैक्सेशन जो है वो कवर हो गई है। बाकी के पेजेस में क्या, बाकी के पेजेस के अंदर इलस्ट्रेशंस है। सर, ब्रॉड सेक्शंस की अगर बात करें, सेक्शन 1010D मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट होगी और जो नहीं होगी उसका टैक्सेशन कैसे कैसे होगा। तो 56 टू 13 के अंदर एक टैक्सेशन होता है और यूलिप की टैक्सेशन होती है 45(1)(b) में। कैसे क्या होता है आइए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है, हमने कई सारे सिचुएशंस लिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एज अ कार्डिनल रूल, अभी बता दे रहा हूं, कोई भी सम अगर डेथ पर मिलता है, चाहे यूलिप में मिले चाहे एलआईपी में मिले, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में, वो हमेशा एग्जेम्प्टेड। डेथ पर मिला हुआ पैसा कभी भी टैक्स नहीं होता है। सर, डन। सेकेंड सर, अगर कोई भी आईएफएससी इंश्योरेंस ऑफिस ने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, चाहे एलआईपी चाहे यूलिप, वो भी एग्जेम्प्ट है, किसी भी हेड में वो टैक्स नहीं होता है। एंड थर्ड थिंग है, अप टू 31 मार्च 2003, यानी कि बिफोर 1 अप्रैल 2003, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज निकली थी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट है। उनकी आज मैच्योरिटी पर अगर आपको कोई पैसे मिले हैं, इट इज एग्जेम्प्ट। ये तीन तो हो गए अपने कार्डिनल रूल्स, इन्हें हमेशा माइंड में रखिएगा। अब जो है, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर निकाल देते हैं। इसका टैक्सेशन कैसे होता है तो देखो, या तो सैलरी में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा या आईएफओएस में जाएगा। कैसे? अगर एम्प्लॉयर कंपनी ने अपने किसी कीमैन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है
और पैसे जो है वो कंपनी को मिलते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर को मिलते हैं, तो वो पीजीपीपी में जाएगा सेक्शन 28 में। अगर उस कीमैन को मिलते हैं, यानी कि उस एम्प्लॉय को मिलते हैं, तो वो उसके सैलरी में जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। बट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी को 1010D के अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये ऑलवेज टैक्सेबल है। ठीक है, तो पहले तीन कैटेगरीज हो गए वो जो ऑलवेज एग्जेम्प्ट है, और फोर्थ कैटेगरी वो हो गया जो ऑलवेज टैक्सेबल है। इसके आगे अब हम जितना पढ़ेंगे A5, B1, B2, B3, B4, इसके अंदर एग्जेम्प्ट भी हो सकता है, टैक्सेबल भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जो आइदर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट या कंप्लीटली टैक्सेबल वाला जो था वो कैटेगरीज चारों खत्म हो चुकी हैं। अब पहले बात कर लेते हैं यूलिप की। यूलिप अगर इशू हुआ है ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2021 के ऑन और आफ्टर अगर यूलिप इशू हुआ है, और अगर उसकी एग्रीगेट प्रीमियम मोर देन 2,50,000 है। सर ये प्रीमियम कौन सा है? एनुअल प्रीमियम फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। पॉलिसी 5 साल की थी, किसी भी साल अगर मोर देन 2,50,000 हो गया है, उस पॉलिसी के मेच्योरिटी पर जो पैसे आएंगे वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, 45(1)(b) में टैक्स होंगे। कैसे टैक्स होंगे नीचे डिस्कस करेंगे, सेपरेट सेक्शन है कि टैक्सेबिलिटी के अंदर अमाउंट कैसे निकाला जाएगा। बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, तो 45(1)(b) के अंदर ये बोला गया कि भाई यूलिप क्या है, यूलिप के अंदर दोनों एंगल है, इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। इसीलिए बोला गया कि यूलिप के मेच्योरिटी पर अगर वो 1010D के अंदर एग्जेम्प्ट है तब तो कोई बात नहीं, तब तो एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है 1010D के अंदर, देन दैट मींस यूलिप इज अ कैपिटल असेट। कैपिटल असेट है तो उसके मेच्योरिटी के ऊपर जो पैसे मिलेंगे उसे हम कैपिटल गेन्स में टैक्स करेंगे। 45(1)(b) है। इसके संग में एक रूल 8AD है, वो भी मैंने नीचे डाला है, तो पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी अगर मान इनके अलावा कैटेगरी ए के अलावा कोई और है, यानी कि क्या यहाँ पर यूलिप भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडिशनल LIP भी हो सकते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई पॉलिसी अप टू 31 मार्च 2003 तक में इशू हुई थी तो वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि 1 अप्रैल 2003 एंड ऑनवर्ड्स, वहां से लेकर के अगर कोई पॉलिसी अप टू 31 मार्च 2012 तक इशू हुई थी और उसकी जो एनुअल प्रीमियम है फॉर एनी ईयर इट इज मोर देन 20% ऑफ द कैपिटल अश्योर्ड, तो उस केस के अंदर वो एग्जेम्प्ट नहीं है। यानी कि अगर अप टू 20% होगी तो एग्जेम्प्ट है। यही पॉलिसी अगर मानिए यहां तक हमने लिखा है अप टू 31 मार्च 2012, अगर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012 तब फिर 20% से गिर करके 10% हो जाएगा, यानी कि ऑन और आफ्टर 2012 होने से अप टू 10% तक एग्जेम्प्ट है। अगर मोर देन 10% हो गया तो फिर वो पॉलिसी के जो भी पैसे आए हैं एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस इट इज टैक्सेबल। अगर 1/4/2012 दिया हुआ है लेकिन 1/4/2013 के बाद किसी ऐसे पर्सन के लाइफ पर लिया गया है जो कि डिसेबिलिटी या डिजीज से सफर करता है, सेक्शन 80U या 80DDB वाला, तो फिर ये लिमिट 10% से बढ़ करके 15% हो जाती है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है आज के दिन में, आपको यही समझ करके रखना है अप टू 31 मार्च 2003 एग्जेम्प्ट, 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 31 मार्च 2012 तक का 20%, 31 मार्च 2012 के बाद से यानी कि ऑन और आफ्टर 1/4/2012 10% हो जा रहा है, लेकिन ऑन और आफ्टर 1/4/2013 यही 10% 15% बन जाएगा एक्सेप्शनल केस में। वो एक्सेप्शनल केस है कि हमने जिसके लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस लिया वो एक डिसेबल्ड पर्सन है या उसको कोई डिजीज है 80DDB वाली, बस इतना ही आपको रखना है। अप टू 10, 15, 20 है एग्जेम्प्ट है, मोर देन दैट है टैक्सेबल है। बट ऑलवेज रिमेंबर अगर मोर देन दैट है और पॉलिसी जो है वो यूलिप है तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्स होगी, और पॉलिसी अदर देन यूलिप है
तो फिर वो आईएफओएस में टैक्स होगी। लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि यूलिप के अंदर इन्वेस्टमेंट का भी एंगल है, तो यूलिप को हम कैपिटल एसेट मानते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का एंगल नहीं था, इट इज अ प्योर प्रोटेक्शन, तो हम उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे एक यूलिप का मैंने आपको कैटेगरी A5 बताया था, वैसे ही अदर देन यूलिप का एक कैटेगरी और है जो बोलता है कि यूलिप के केस में हम लोगों ने 2,50,000 देखा था, यहाँ पर हमें 5 लाख देखना है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। यानी कि अगर मेरी एग्रीगेट एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख तक है और 10, 15, 20% वाले को भी मीट करती है तो फिर एग्जेम्प्ट है। मोर देन 5 लाख है या फिर मोर देन 10, 15, 20 है, टैक्सेबल है। सेम विथ यूलिप, अगर दोनों कंडीशन मीट हो रही यानी कि 10, 15, 20 वाली भी प्लस 2,50,000 वाली, तभी एग्जेम्प्ट है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ब्रीच हो जाती है तो फिर वो टैक्स हो जाएगा। यूलिप के केस में 45(1)(b कैपिटल गेन्स, अदर देन यूलिप के केस के अंदर आईएफओएस के अंदर 56(2)(13) में। अच्छा सर, अगर हमारे पास मोर देन 1 यूलिप्स है या मोर देन 1 एलआईपी है, तब हमें क्या देखना है? क्या इंडिविजुअली 5 लाख या 2.5 लाख की लिमिट देखनी है? नो, आपको एग्रीगेट करके देखना है। आपके पास 4 पॉलिसीज है, 4 में से 3 पॉलिसी का मिला करके 2,50,000 के अंदर है यूलिप का, चौथे को ऐड कर देने से मोर देन 2,50,000 जा रहा है, तो फिर आप उन 3 को ले लो, उन 3 का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा टैक्स। इलस्ट्रेशंस के अंदर मैंने इन सारे केसेस को कवर किया है। अब सर एक दो बातें आपको बता देता हूँ बिफोर वी गो टू दीज इलस्ट्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा मैंने पहले भी बोला था, उसको आप कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कि पैसे मिलेंगे डायरेक्टली डेथ पर, तो उसे आप 5 लाख के पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। जब आप 5 लाख का लिमिट देख रहे हो तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को नहीं कंसिडर करोगे उस लिमिट के अंदर। ऑल्सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा बिकॉज सिर्फ और सिर्फ डेथ पर मिलता है, तो वो वैसे भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज वन थिंग। एक क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने और दिया था कि ये 5 लाख रुपए चेक करते समय आपको जो है 5 लाख रुपए चेक करते समय आपको क्या जीएसटी का अमाउंट देखना है? तो द आंसर इज कि अगर पॉलिसी अदर देन यूलिप है तो फिर आपको जीएसटी का अमाउंट एक्सक्लूड करना है, यूलिप के केस के अंदर आपको इंक्लूड करना है। यानी कि 5 लाख रुपीस टेस्ट करते समय मेरी मानिए प्रीमियम की अमाउंट थी 4,90,000, इसके ऊपर 18% जीएसटी लेकर के मोर देन 5 लाख हो रहा है, तो फिर क्या मेरा 5 लाख के लिमिट के अंदर माना जाएगा? द आंसर इज यस, आपका माना जाएगा। आपको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी चेक करना है। चलिए, अब सेक्शन 1010D को समझने के लिए हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस के अंदर डीप डाइव करते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर एट द एंड ऑफ दीज इलस्ट्रेशंस यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी कि कैसे इसका टैक्सेशन वर्क कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जितने इलस्ट्रेशन है मैंने यहाँ पर मोस्ट के अंदर सिर्फ एल का ही एग्जाम्पल लिया है, कहीं कहीं पर यूलिप आएंगे, मगर जो प्रिंसिपल्स एल के लिए अप्लाई करते हैं वही प्रिंसिपल्स यूलिप के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो इट्स लाइक मिरर प्रोविजंस। ठीक है सर, हमारा जो डेट ऑफ इशू था वो इशू था सर 1/4/2015 का। ये मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है जिसका एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम जो है 7 लाख है, सम अश्योर्ड है 70 लाख, यानी कि 10% का लिमिट मेरा मीट हो रहा है, बिकॉज ये 1 अप्रैल 2012 के बाद का है। अभी सर ये जो पैसा फिर आया है, क्या ये वाला पैसा मेरे को एग्जेम्प्ट रहेगा 1010D में? द आंसर इज यस, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। रीजन बीइंग क्या कि आपका जो है एनुअल प्रीमियम इज अप टू 10% ऑफ योर सम अश्योर्ड। यहाँ पर क्या हम लोगों को 5 लाख की लिमिट टेस्ट करनी है? द आंसर इज नो। 5 लाख की लिमिट इसलिए नहीं टेस्ट करनी है बिकॉज ये जो है ये 1/4/2023 के पहले का नहीं है। देखो, यूलिप के केस में 1 फरवरी 2021 है, अदर देन यूलिप के केस के अंदर 1 अप्रैल 2023 है। उसके बाद से ही मॉनेटरी लिमिट्स आए हैं, यानी कि जो पॉलिसीज उन डेट्स के पहले निकल गई थी उनके अंदर कोई मॉनेटरी लिमिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ 10, 15, 20% देखने की जरूरत है। सेकंड एग्जांपल, मेरा जो डेट ऑफ इशू है अब ये आ गया 1/4/2023, यानी कि दिस बिकम्स द केस ऑफ मॉनेटरी लिमिट प्लस परसेंटेज लिमिट बोथ। सिंप्लीफाई करने के लिए आगे के डिस्कशंस के अंदर हम लोग इस टाइप के यूलिप्स को पता है क्या बोलेंगे?
सॉरी इस टाइप के एल को जो कि 1/4/2023 के ऑन और आफ्टर इशू हुए, इनको हम बोलेंगे एलिजिबल एल, ताकि आप बिफोर दिस को नॉर्मल एल बोलो और इन्हें एलिजिबल एल बोलेंगे। हाँ, तो सबसे फर्स्ट आपको देखना है क्या क्वेश्चन के अंदर जो एल है वो एलिजिबल एल है कि नहीं, यदि आंसर इज यस, डेट ऑफ इशू से पता चलेगा। यहाँ पर अब आपको क्या देखना है, मॉनेटरी लिमिट भी देखना है, परसेंटेज लिमिट भी देखना है। मॉनेटरी लिमिट क्या अप टू 5 लाख है, यस है। परसेंटेज लिमिट क्या है, 10% है, तो ये एग्जेम्प्ट है, पूरा का पूरा 60 लाख जो है आपका एग्जेम्प्ट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखो क्या हो रहा है, क्या ये एलिजिबल एल है? द आंसर इज यस, ये एलिजिबल एल है। अब आपको देखना है क्या 10% मीट हुआ, हाँ 10% मीट हो गया, बट एलिजिबल एल है तो मॉनेटरी अमाउंट भी देखना है। मॉनेटरी अमाउंट जो है इसका वो 5 लाख के ऊपर है, तो ये जो है ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बिकॉज जो एलिजिबल एल है उसके अंदर दोनों कंडीशंस चेक करनी है, अमाउंट भी परसेंटेज भी। आगे चलते हैं, अब जो है मेरे पास दो पॉलिसीज है। क्या हर समय इंसान के पास एक ही पॉलिसी होगी? नहीं, दो पॉलिसी भी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग 5 लाख का लिमिट कैसे चेक करेंगे, पर पॉलिसी या एग्रीगेट? द आंसर इज एग्रीगेट। क्या ये दोनों एलिजिबल एल है? हाँ, ये दोनों एलिजिबल एल है। एग्रीगेट के अंदर 3 लाख प्लस 5 2 लाख, 5 लाख हो गए, हाँ हो गए। तो हमारा मॉनेटरी लिमिट तो मीट हो गया। अब जो हम लोगों को परसेंटेज लिमिट देखना है वो हमेशा याद रखिएगा इंडिविजुअल लेवल पर चेक होगा, वो एग्रीगेट होकर के चेक नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपका 10% है, यहाँ पर भी आपका 10% है, तो वो भी मीट हो गया, यानी कि ये जो है ये आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये देखो, ये जो दोनों के दोनों पॉलिसीज है एग्जेम्प्ट है, क्योंकि मॉनेटरी लिमिट भी एग्रीगेट करके 5 लाख के अंदर है, और दोनों पॉलिसीज अप टू 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो डेट ऑफ इशू है क्या एलिजिबल एल है? हाँ, एलिजिबल एल है। अभी मॉनेटरी लिमिट एक की तो 5 लाख के अंदर है, लेकिन द मोमेंट में एग्रीगेट कर दूं तो फिर मेरा 5 लाख के ऊपर जाएगा। तो अब ऐसे में मेरे को ये देखना है कि क्या कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, बिकॉज दो ही है, दोनों को संग में लेंगे तो 5 लाख के ऊपर है। तो फिर अब जो मेरे को विच एवर इज मोर बेनिफिशियल वो मिलेगा, मगर वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर बी अकेला ही 5 लाख के ऊपर है। तो बी के अंदर तो कभी भी मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं इस केस में। सो आई एम ओनली लेफ्ट विथ वन, कि भाई अगर इसके अंदर 10% वाला मीट हो जाता है, जो कि हो रहा है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट है, बिकॉज यहाँ पर दोनों कंडीशन मीट हुए हैं, अमाउंट भी लेस देन 5 लाख है, अप टू 5 लाख है, और परसेंटेज वाला भी कंडीशन मीट हो गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एल आई पी बी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, और एल आई पी ए जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल नंबर 6, अब मेरे पास तीन पॉलिसीज है, क्या तीनों एलिजिबल एल आई पीज है? द आंसर इज यस, तीनों एलिजिबल एल आई पीज है। देखो, यहाँ पर भी 10% मीट हो रहा है, यहाँ पर भी 10% मीट हो रहा है, यहाँ पर भी 10% तो मीट हो रहा है, तो भाई तीनों के अंदर 10-10% तो अपने मीट हो गए। लेकिन एग्रीगेट अगर मैं प्रीमियम का करूं तो 5 लाख जो है वो क्रॉस हो जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई तीनों को संग में तो आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो, तो कौन से कॉम्बिनेशन में आप जाओगे? क्लियरली दिख रहा है कि सी का तो कभी भी एग्जेम्पशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सी अलोन 5 लाख के ऊपर 6 लाख है, तो सी को तो आप हटा दो। अब क्या आप बी और ए दोनों को ले सकते हो? तो हाँ, 1 + 4 5, याद रखिएगा अप टू 5 लाख है, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एल आई पी ए और बी जो है वो एग्जेम्प्ट है, और एल आई पी सी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पर अब मेरे 4 एल आई पीज हो गए। क्या ये एलिजिबल एल आई पीज है? तो गौर से देखिएगा, एक्स जो है वो एलिजिबल एल आई पी नहीं है। अगर इस टाइप का कोई भी सिचुएशन आता है तो उसको लिखिएगा, एग्जाम में अपने माइंड में रजिस्टर करके रखिएगा कि एक्स जो है वो एलिजिबल एल आई पी नहीं है, बाकी तीन जो है वो एलिजिबल एल आई पी है। तो एक्स के केस के अंदर हम लोगों को मॉनेटरी लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी तीन में हम लोगों को मॉनेटरी लिमिट प्लस परसेंटेज दोनों चेक करना होगा। आइए पहले एक्स का बात कर लेते हैं। क्या परसेंटेज 10% है? हाँ 10% है। तो फिर सिंपली एक्स का जो पैसा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को लिमिट ऑफ 5 लाख जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज एक्स एक एलिजिबल एल आई पी नहीं है। अच्छा, अभी ए बी सी को करने के लिए हम लोगों को ये देखना है कि भाई जो प्रीमियम है क्या वो जो है 5 लाख है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर आपको जो प्रीमियम का एग्रीगेशन करना है, जो एलिजिबल एल आई पी है नहीं है, यानी कि एक्स,
उसके प्रीमियम को इग्नोर कर दीजिएगा, उसे एग्रीगेशन में मत लीजिएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो एक्स अकेला ही 6 लाख है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि अब चाहे एबीसी के अंदर कुछ भी हो, हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा बिकॉज एक्स अकेला 5 लाख के ऊपर है? नो, दैट इज रॉन्ग। एक्स के ऊपर एलिजिबल एलआईपी का कंडीशन ही अप्लाई नहीं होता है, तो एक्स को हम हमेशा जो है बाहर रखेंगे एलिजिबल एलआईपी के डिस्कशन से। यानी कि इन तीन के अंदर मेरे को वापस से 5 लाख की लिमिट टेस्ट करने मिलेगी। तो अब देखते हैं 1 + 4 + 6 यानी कि 11 लाख हो गए। क्लियरली आप देखोगे 6 में तो मिलेगा नहीं, बिकॉज सी के अंदर तो मिलेगा नहीं, बिकॉज सी तो ऑलरेडी मोर देन 5 लाख है। तो फिर यहाँ पर आपको ए और बी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और सी जो है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। मगर मगर एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर, चलो वो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट वाला इस सिचुएशन के अंदर अप्लाई नहीं करेगा, वो नेक्स्ट सिचुएशन में करेगा। इस सिचुएशन के अंदर सिंपल है, एक्स के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगा और ए बी और सी जो है उसके अंदर हम लोगों को 5 लाख का लिमिट कंप्यूट करने के लिए एक्स के प्रीमियम को नहीं कंसिडर करना है। दिस इज द टेक अवे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर भी मेरे को सबसे पहले ये देखना है कि क्या सारे के सारे एलिजिबल एलआईपी है। यस, सारे के सारे एलिजिबल एलआईपी है बिकॉज एवरी एलआईपी इज ऑन और आफ्टर 1423। ठीक है। एनुअल प्रीमियम जो है 10%, 10%, 10%, 10%, तो सबका ही 10% का कंडीशन मीट हो रहा है। अब जो है देखो, हम लोगों को ये देखना है कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर अप टू 5 लाख है, बिकॉज टोटल में तो क्लियरली दिख रहा है 5 लाख के ऊपर जा रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, जो सी है वो तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पर तो देखो क्लियरली 6 लाख के ऊपर है आपका। तो सी के अंदर जो है हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं एक्स का अगर मैं ले लूं तो यहाँ पर 4,50,000 का मेरा लिमिट यूज हो जाएगा 5 लाख में से, और मेरा जो है ए और बी को मैं फिर ले नहीं पाऊंगा बिकॉज सिर्फ 50,000 बचेगा। तो वो ए और बी दोनों ही मोर देन 50,000 है। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मैं एक्स को एग्जेम्प्ट क्लेम कर लूं, 48 लाख मेरे एग्जेम्प्ट हो गए। लेकिन फिर जो है एल आई पी ए बी और सी तीनों के तीनों एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। अच्छा, अगर मैं एक्स को एग्जेम्प्ट ना क्लेम करूं, मैं ये सोचूं कि भाई मैं एक्स का एग्जेम्पशन नहीं लेता हूं, ए और बी का ले लेता हूं, तो आप देखो क्या आपको बेनिफिट हो रहा है। हाँ, आपका लिमिट अप टू 5 लाख है, 2,50,000 हुआ, मगर यहाँ पर 11 और 18 यानी कि 29 का बेनिफिट आपको मिलेगा। 29 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 48 जो है ये टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली बेनिफिशियल नहीं है ए बी या सी को लेना। आपको यहाँ पर एक्स को ही लेना चाहिए और ए बी सी को टैक्स करा लेना चाहिए, बिकॉज ये अमाउंट जो है इट इज मोर देन द सम ऑफ दीज टू अमाउंट्स। अब एग्जाम्पल 9 में आते हैं। एग्जाम्पल 9 के अंदर क्या सारे के सारे एलिजिबल एल आई पीज है? यस, सारे के सारे एलिजिबल एल आई पीज है। क्या सबके अंदर 10% का लिमिट मीट हो रहा है? यस, सब में 10% का लिमिट मीट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है क्या सबको मिला दे तो अप टू 5 लाख? नो, नहीं है। क्लियरली सी के अंदर तो एग्जेम्पशन कभी भी नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर 6 लाख इंडिविजुअली है, जो मोर देन 5 लाख, तो उसे छोड़ दीजिए। मगर यहाँ पर एक्स ए और बी के अंदर हम कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं। या तो मैं एक्स और ए को ले लूं तो मेरा टोटल बन जाता है 4,50,000। तो फिर 28 + 25 यानी कि 43 लाख एग्जेम्प्ट होते हैं अगर मैं एक्स प्लस ए को लूं तो। या फिर मैं एक्स और बी को ले लूं, अगर मैं एक्स प्लस बी लेता हूं तो मेरे हो जाते हैं 2.5 लाख और 2.5 लाख 5 लाख, जो कि अगेन लिमिट के अंदर है। और मेरे एग्जेम्प्ट कितने होते हैं? 28 + 32 यानी कि 60 लाख। और या फिर मैं ए और बी ले लूं, अगर मैं ए और बी लेता हूं तो क्या मेरे लिमिट के अंदर है? हाँ, 2 लाख + 2,50,000 यानी कि 4,50,000। और मेरा एग्जेम्प्ट कितना होता है? मेरा एग्जेम्प्ट होता है 57 लाख। तो अब देखो, अगर मैं x प्लस ए लेता हूं तो 43 लाख एग्जेम्प्ट है, x प्लस बी लेता हूं तो 60 लाख है, a प्लस बी लेता हूं तो 57 लाख है। तो क्लियरली मेरे लिए मोस्ट बेनिफिशियल है x प्लस बी लेना। तो याद रखिएगा इन सब सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, कौन से कॉम्बिनेशन में एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो देखो, ये जो है अगर मैं एक्स और बी को लूं तो सबसे बेनिफिशियल, जो मोस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है वो एक्स और बी को एग्जेम्प्ट करने का है। अब
मेरे पास 5 एल है, पांचों की पांचों अगर मैं देखूं तो एलिजिबल एल है, पांचों का ही अगर मैं लिमिट देखूं तो 10% का है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं पांचों को सम टोटल करूं तो क्लियरली जो है मेरा मोर देन 5 lakhs हो जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे सी के अंदर तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर एक्स वाई ए बी के अंदर आप पैटर्न्स बना सकते हो। चलिए बनाते हैं। मानिए अगर मैंने एक्स प्लस वाई बनाया, तो x प्लस वाई के अंदर क्या 5 lakhs की लिमिट मीट हुई? हाँ मीट हुई। मेरा कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहा? 13 + 25 यानी कि 38। अगर मैंने x प्लस ए बनाया 5 lakhs के अंदर है, मेरा कितना अमाउंट हुआ? 13 + 25 यानी कि मेरा हो गया आपका अगेन 38। तो आई एम इनडिफरेंट बिटवीन x प्लस वाई एंड x प्लस ए। अभी अगर मैंने x प्लस बी लिया तो क्या मेरी 5 lakhs की लिमिट मीट हुई? हाँ 4,50,000। 13 + 35, तो अगर मैं x प्लस बी लूँ तो फिर मेरा हो जाएगा आपका 48। अभी अगर मैं y प्लस ए लूँ, y प्लस एक्स मत ले लीजिएगा बिकॉज y प्लस एक्स इज नथिंग बट x प्लस वाई। वाई प्लस ए अगर मैं लूँ तो क्या मेरी लिमिट के अंदर है? हाँ है। 25 + 25 यानी कि 50 है। अगर मैं y प्लस बी लूँ तो क्या होता है? तो भी लिमिट के अंदर है एंड 25 + 35 यानी कि 60 है। और अगर मैं ए और बी लूँ यानी कि ए और बी लूँ तो फिर 25 + 35 यानी कि 60 है। तो पता है यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि ए और बी लेना इज द मोस्ट बेनिफिशियल क्लियरली बिकॉज ए और बी के अंदर आपका 60 है, एक ही साल के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा। अगेन आप इनडिफरेंट हो, आप चाहो तो वाई प्लस बी भी ले सकते हो। तो मेरे को बस आपको यही बताना था कि आप इस तरीके के पैटर्न्स बना करके देखिएगा, अगर इस टाइप का कोई एमसीक्यू या समथिंग आता है तो। अब जो है एक इंटरप्ले आपको कराऊंगा जहां पर एल भी है और यूलिप भी है। देखो अभी तक जो मैंने एल के लिए कराया था वो सब यूलिप के लिए भी अप्लाई करता है, खाली दो चेंजेस से। एलिजिबल यूलिप क्या होता है? एलिजिबल एलआईपी के लिए हम 1/4/2023 देख रहे हैं, एलिजिबल यूलिप के लिए हम लोगों को देखना है 1/2/2021। और एलआईपी के केस के अंदर जो हम 5 lakhs देख रहे हैं, यूलिप के केस में हम लोगों को 2,50,000 देखना है। बस बाकी सब कुछ सेम है, चाहे यूलिप हो चाहे एलआईपी। अब जो है यहाँ पर आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो देखो क्या ये दोनों यूलिप्स जो है, क्या ये एलिजिबल यूलिप है? यस ये दोनों एलिजिबल यूलिप है बिकॉज ये 1/2/2021 के बाद के। क्या ये तीनों एल एलिजिबल एल है? यस ये तीनों एल एलिजिबल एल है। एल और यूलिप के प्रीमियम्स को ओवरलैप मत करिएगा, सेपरेट सेपरेट रखिएगा। आओ देखो, एनुअल प्रीमियम जो है यहाँ पर 10% है, 10% है, यहाँ पर भी 10% है, यहाँ पर भी 10% है, 10% है। तो भाई प्रीमियम का जो परसेंटेज का कंडीशन है वो तो यहाँ पर मीट हो गया है। अब जो हम लोगों को देखना है वो सिर्फ ये देखना है कि क्या जो मेरा टोटल है 2,50,000 का है दोनों यूनिट मिला करके, तो यस 2 लाख बनते हैं विच इज अप टू 2,50,000। तो ये जो दोनों के दोनों है ये मेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि एक्स भी एग्जेम्प्ट है, वाई वुड ऑल्सो भी एग्जेम्प्ट, तो यूलिप तो मेरा टोटल एग्जेम्प्ट है। अब जो मेरा अदर देन यूलिप वाले एल है वहां पर 2,50,000 नहीं, वहां पर 5 lakhs की लिमिट है। 5 lakhs की लिमिट, तो आप देखोगे कि 1 है, 1.5 और 3 है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 5,50,000 हो रहे, यानी कि मैं तीनों को तो नहीं ले सकता हूँ, कोई एक को छोड़ना पड़ेगा। अब मेरे को वही देखना है कि किसका जो कंसिडरेशन है उसको छोड़ने से मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट है। तो देखो बी और सी अगर मैं लूं तो क्या मेरे लिमिट के अंदर है? हाँ 4,50,000 है। तो क्लियरली बी और सी लेना ही बेस्ट है, इसलिए ए को छोड़ देना मेरे लिए सबसे बढ़िया है। तो देखो सबसे बेस्ट रहेगा कि मैं ए में एग्जाम्पशन नहीं क्लेम करूं, बी और सी के अंदर क्लेम कर लूं, तो वो जो है मेरे को 51 lakhs का फायदा देगा। अगर मानो मैंने ए और बी क्लेम किया तो सी टैक्स हो जाएगा, तो मेरे को एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ 25 लाख का ही रहेगा। बस इसी तरीके से अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में आ जाते हैं कि भाई ये तो हमने देख लिया कौन सा पॉलिसी एग्जेम्प्ट है कौन सा एग्जेम्प्ट नहीं है, मगर अब जो एग्जेम्प्ट नहीं है उसके अंदर टैक्सेशन कैसे होगा? तो आपको देखना है कि अगर वो यूलिप है तो फिर वो कैपिटल गेन में जाएगा, अगर वो अदर देन यूलिप है यानी कि अदर देन, देखो अदर देन यूलिप है या अदर देन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो फिर वो 56 to 13 के अंदर टैक्स हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैसे? तो देखो आपको किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर या तो सीधा मेच्योरिटी पर मिलेगा या फिर मानो
मैच्योरिटी का जो है वो हो सकता है 2-3 सालों में, कि कुछ पैसे 25% ईयर 5 में मिल गए, 30% ईयर 6 में मिल गए, रिमेनिंग जो आपके 45% है वो मानो आपको ईयर 7 में मिले। एग्जाम्पल लेता हूँ, उस केस में आप क्या करोगे? तो देखो, जिस भी फर्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आपको पैसे मिले, आपको बहुत सिंपल करना है, जितना आपको मनी रिसीव हुआ है इंक्लूडिंग बोनस, उसमें से आपको माइनस करना है जो भी एग्रीगेट प्रीमियम आपने अभी तक पे किया है उसको। लेकिन मानो इस प्रीमियम को जो आपने पे किया है, ये आपको भी पता है कि हम लोग सेक्शन 80C चैप्टर 6 से जब करते हैं, तो सेक्शन 80C के अंदर हम लोगों का ऐसा रहता है कि भाई कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का हम लोग सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने वहां पर डिडक्शन ले लिया तो फिर हम आपको यहां पर डिडक्शन नहीं देंगे, टू द एक्सटेंट आपने 80C में डिडक्शन ले लिया। अगर आपने 80C में कोई डिडक्शन नहीं लिया तो उसका बेनिफिट हम आपको यहाँ पर भी दे देंगे। तो मैंने क्या बोला, जितने आपको पैसे रिसीव हुए उसमें से आप एग्रीगेट प्रीमियम माइनस करो जितना आपने उस प्रीवियस ईयर तक दिया, लेकिन उसमें से आप उतने अमाउंट को एक्सक्लूड कर दो जिसका डिडक्शन आपने कहीं और क्लेम कर लिया है। वो कहीं और का मीनिंग ही है सेक्शन 80C, कि अगर आपने सेक्शन 80C में कुछ क्लेम कर लिया तो फिर वो यहाँ पर नहीं करोगे, जो एक्सेस आया वो यहाँ पर टैक्स होगा। अब मानो ईयर 6 के अंदर आपको जो रिमेनिंग पैसे मिल रहे हैं या ईयर 7 के अंदर जो आपको पैसे मिल रहे हैं उसमें आप क्या करोगे, तो जितने पैसे आपको उस सब्सीक्वेंट प्रीवियस ईयर में मिले आप उसमें से माइनस करोगे वो अमाउंट जो आपने प्रीमियम का पे किया है, लेकिन उसमें से आप क्या हटा दोगे? सर, जो आपने ऑलरेडी ऊपर डिडक्शन ले लिया था उसका हम वापस नीचे डिडक्शन नहीं लेने देंगे। एंड ऑब्वियसली अगर आपने किसी और प्रोविजन के अंदर भी डिडक्शन क्लेम किया तो हम उसका भी आपको बेनिफिट नहीं देंगे। वेरी सिंपल। हम लोग अभी एक नीचे क्वेश्चन करेंगे तो उससे हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखो यार, ये सब क्वेश्चंस को मैंने अपने रेगुलर बैच के अंदर तो काफ़ी डिटेल में कराया, मगर बिकॉज ये मुझे समरी जस्ट शॉर्ट करना था तो मैं इसको जस्ट क्विकली आपको ऐसे ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखो, मान करके चलते हैं कि 4 पर्सन है, प्रियंका, करीना, दीपिका, आलिया। ठीक है, इन लोगों के 4 अलग-अलग LIPs का डिटेल अपने लोगों को दिया हुआ है। देखो, डेट ऑफ इशू से ये समझ में आ रहा है कि सारे के सारे आपके एलिजिबल LIPs है, तो आपको अमाउंट और परसेंटेज दोनों चेक करने हैं यहाँ पर। अच्छा, एनुअल प्रीमियम आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका प्रीमियम एग्जेम्प्ट होगा और किसका प्रीमियम टैक्सेबल होगा। तो चलो सबसे पहले प्रियंका का डिस्कशन करते हैं। सर, एनुअल प्रीमियम क्या 5 लाख के अंदर है? हाँ, वो मीट हो गया है। क्या अप टू 10% है? हाँ है, अप टू 10%, बिकॉज 3,80,000 का इंटू 10 करेंगे तो 38 लाख आता है, तो 40 लाख इज मोर देन दैट। तो सर ये जो पॉलिसी है ये आपकी सिंपली जो है एग्जेम्प्ट पॉलिसी है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी है ये एग्जेम्प्ट है, प्रियंका की पॉलिसी। तो ये जो भी अमाउंट इनको मिले है ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी, इनकी टैक्स आ गई 0। अब करीना, करीना की पॉलिसी भी एलिजिबल LIP है। क्या अमाउंट का कंडीशन मीट हो रहा है? यस, अमाउंट का कंडीशन मीट हो रहा है, अप टू 5 लाख है। मगर क्या परसेंटेज का कंडीशन मीट हो रहा है? नो। 4,60,000 अपॉन 40 लाख इज मोर देन 10%। सो करीना की जो पॉलिसी है उसके ऊपर टैक्स बनेगा। अच्छा, किस लेवल पर टैक्स बनेगा? क्या ये यूलिप है? नहीं, ये LIP अदर देन यूलिप है। तो इनका जो टैक्स बनेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बनेगा। अब इनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कैसे बनेगा? देखो, इनको मेच्योरिटी में जो आए 44 लैक्स, ये हो गया इनका A, और A में से हम लोग को हटाना है B। B क्या था? जो एग्रीगेट प्रीमियम हमने पे किया। हमने कितना एग्रीगेट प्रीमियम पे किया? तो देखो, हमने 4,60,000 का प्रीमियम पे किया है, विच इज पेड फॉर 10 ईयर्स। और हमने ऑलरेडी PPF में कंट्रीब्यूशन करके रखा था 1,50,000 का हर साल। तो मतलब हमने सेक्शन 80C में कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम किया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब वी हैव नॉट क्लेम्ड द प्रीमियम एनीवेयर एल्स। तो यहाँ पर हम लोग को प्रीमियम का फुल डिडक्शन मिलेगा। तो 4,60,000 इंटू 10 यानी कि 46 लैक्स। तो यहाँ पर इनके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर लॉस आकर के बैठ गया है 2 लाख का। अच्छा, क्या सर प्रैक्टिकली लॉस आ सकता है? देखो, ये एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने बनाया, रियल लाइफ के अंदर देखो लॉस नहीं आता है इन सब में। बट ठीक है, वो छोड़ दो, अपने को फॉर्मूला क्या बोलता है अपने को वही करना है। ठीक है, अभी दीपिका का देखते हैं।
एलिजिबल LIP है, हाँ है। सर ये तो अमाउंट ही मोर देन 5 लाख हो गया, तो आप परसेंटेज चेक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी करके भी देख लोगे तो मोर देन 10% ही है, तो इनका भी टैक्सेबल बनेगा। इनका टैक्सेबल कैसे बनेगा, तो देखो इनका अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 60,50,000, ये हो गया इनका ए, और इसमें से बी माइनस करना है। इनकी सर एनुअल प्रीमियम थी 6,50,000, लेकिन इन्होंने कोई भी 80C के अंदर अदर देन दिस लाइफ इंश्योरेंस नहीं कुछ भी खर्चा किया, तो इसका मतलब है कि इनको हर साल अप टू 1,50,000 शी कैन क्लेम अंडर 80C। तो बिकॉज शी हैज क्लेम्ड 1,50,000 एवरी ईयर इन 80C, तो इनको यहाँ पर जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का ही मिलेगा इंटू 10, यानी कि 50 लाख। बिकॉज हम पूरा 6,50,000 क्यों नहीं ले रहे, करीना के केस में हमने पूरे प्रीमियम को इंटू 10 किया, लेकिन दीपिका के केस में हम सिर्फ 1,50,000 हटा करके जो प्रीमियम बच रहा है उसको कर रहे हैं, बिकॉज 1,50,000 का इन्होंने 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर लिया है। तो अब देखो इनके केस के अंदर ये जो 10,50,000 है, ये जो है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स होगा। अब आलिया के केस में आते हैं, तो आलिया के केस के अंदर 10% तो है, लेकिन मोर देन 5 लैक्स है, तो इनका भी टैक्सेबल बनेगा। इनका देखो अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो हुआ 66 लैक्स। अच्छा, इन्होंने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया था 1,30,000, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि बाकी जो 20,000 था इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट किया है उससे 80C के अंदर क्लेम किया है, तो इनका जो हम प्रीमियम कंसिडर करेंगे वो 5,80,000 पर ईयर कंसिडर करेंगे फॉर 10 ईयर्स, दैट मीन्स 58 लैक्स माइनस होगा 66 लैक्स से, तो 8 लैक्स जो है वो इस केस के अंदर टैक्स होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर इलस्ट्रेशन 5। चलिए अब जो है यूलिप के टैक्सेशन को लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दिस वी विल क्लोज द वीडियो। देखो यूलिप के टैक्सेशन के अंदर क्या है कि आपका यूलिप दो कंडीशन के अंदर टैक्स होता है, या तो एग्रीगेट प्रीमियम मोर देन 2,50,000 चला गया, या फिर 10, 15, 20% के लिमिट्स ब्रीच हो गया, दोनों में से कोई भी एक अगर मीट नहीं हुआ यूलिप टैक्स हो जाएगा। और कैसे टैक्स होगा, दोनों ही केस के अंदर, मानो 10, 15, 20% ब्रीच हो गया तो भी कैपिटल गेन्स है, 2,50,000 क्रॉस हो गया तो भी कैपिटल गेन्स है। उस केस के अंदर क्या होगा, अगेन फॉर्मूला सिंपल है, ए माइनस बी है यहाँ पर भी। ए क्या है, ए है जो आपको पैसे मिले हैं इंक्लूडिंग बोनस, और बी क्या है, बी है जो आपने एग्रीगेट प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर अप टू द ईयर ऑफ रिसीट। यहाँ पर बस आप एक पॉइंट का डिफरेंस गौर कर लीजिएगा, बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। देखो यूलिप का भी जो है हम लोगों को 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है, लेकिन LIP के केस के अंदर हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई अमाउंट आपने कहीं और डिडक्शन ले लिया है तो उस अमाउंट को हम आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिडक्शन नहीं लेने देंगे, मगर ऐसा कोई कंडीशन यूलिप के केस में रूल 8AD के अंदर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक ही चीज करना है, वो है कि जितने आपको पैसे रिसीव हुए ईयर ऑफ रिसीट तक में आपने जो भी एग्रीगेट प्रीमियम दिया है उसे माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आता है होल्डिंग पीरियड देखी जाएगी। होल्डिंग पीरियड कैसे देखना है, तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि यूलिप को आप ट्रीट करेंगे एज एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो इसका मतलब है कि आपकी होल्डिंग पीरियड आ जाएगी 12 मंथ्स की। मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 112A लगेगा, और अगर लेस देन 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का लगेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से पूरे के पूरे यूलिप टैक्सेशन एंड इन जनरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टैक्सेशन की क्लैरिटी मिली होगी। If you like this video, do hit the like button and do subscribe my channel for more such content.